कला संस्कृति आ संस्कारक संगम अपन कार्यक्रम मिथिला दर्शन। नेपाल वैश्य युवा संघ उपत्यका कार्य समितिद्वारा यही 2078 साल असोज 23 गते शनिबारका दिन राजधानीमा एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा वैश्य जातिहरूको अवस्था विषयक विचार गोष्ठी एवं हिन्दूहरूको महान चाड दशैं, दीपावली र छठ पर्वको पावन अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान समारोहको आयोजना गरेका थिए। संगीता रोनियारको अध्यक्षता र भोला बनियाले उद्घोषण गरेको उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संविधान सभा सदस्य माननीय हरिश्चन्द्र प्रसाद शाह, विशिष्ट अतिथि नेपाल वैश्य युवा संघको केन्द्रीय अध्यक्ष दिलीप चन्द साहू, छोटेलाल रोनियार तथा अतिथिहरू अधिवक्ता प्रीति रमन, डाक्टर अशोक महासेठ, डाक्टर दीपक गुप्ता, विजय शाह, राजकुमार चौधरी, अधिवक्ता आनन्द गुप्ता, सीताराम पण्डित लगायत राजधानीमा विभिन्न पेशा र व्यवसायमा रहेका वैश्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सो कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूले राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा वैश्य र वैश्यमा रहेका जातिहरूको गणना फारममा सत्य तथ्य लेख्न लेखाउनमा जोड दिएका थिए। तो मैं आज भाग्यवानी हो गया, मुझे पता नहीं था कि मुझे आज प्रमुख अतिथि बनाया जाएगा। मैं तो एक सहयोगी के हिसाब से मैं इस कार्यक्रम में मैं तैयारी किया था कि पहले ही मुझे मौका दिया जाएगा, मैं चला जाऊंगा। वैसे मेरे पार्टी का नेपाली जनता दल का आज थोड़ा हमारा चियापान का समारोह कार्यक्रम कर रहे हैं मजदूर महासंघ द्वारा। अब कितनों अनुरोध कर रहे हैं तो प्रमुख अतिथि में रख दिया तो क्या गया, फंस गए हम लोग। कोई बात नहीं है, कहाँ फंसे हैं तो हम अपने समाज के बीच फंसे हैं, इसलिए भी बहुत खुशी हो रहा है। इन युवाओं द्वारा आयोजित इस चाय पानी शुभकामना के साथ जो राष्ट्रीय जनगणना में सचेतना विषय गोष्ठी कार्यक्रम में मुझे खुशी लगना चाहिए था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी थोड़ा सा नाखुश हूं। इसकी बहुत सारी कारणें हो सकती है। हमारे अपनों के लिए एक आध लाइन और पढ़ने से पहले यह कह देना चाहता हूं कि आज से 28 वर्ष पहले 2050 साल चैत 13 गते जब ऐसे ही एक छोटा लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में जब भारत बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर रामचंद्र पूर्वे, सांसद रामजीवन शाह तेली, राम नारायण शाह अग्रवाल, जोगेंद्र अग्रवाल, शिव नारायण लगायत सैकड़ों वैश्य नेताओं के अलावा नेपाल के वैश्य कल्याणकारी सभा के राष्ट्रीय आदरणीय परम पूज्य रामचंद्र शाह जी, श्री राम वृक्ष शाह जी, धनुषा उपसभापति श्री जीव नारायण शाह जी और फिलहाल जनकपुर मेयर लाल किशोर शाह जी, आदरणीय प्रकाश चंद्र शाह, सभी लोग दूर दराज से आई ग्राम में एक विशाल कार्यक्रम में जाकर हमें हौसला बढ़ाया था। 28 वर्ष पहले की बात है, लेकिन हमारी पार्टी में तो कभी नहीं लगे थे और अभी भी नहीं लगे हैं, बल्कि और पार्टी में जरूर लगे हैं, लगते हैं। तो फिर एक बार 2054 में काली माटी में महिला विद्यालय में हुआ था यही कार्यक्रम में नेपाल वैश्य महासंघ इस संस्था के बैनर के तले नेपाल के तमाम समाजसेवी, वैश्य के तमाम लीडर लोग, समाजसेवी लोग, विद्वान लोग आए थे। उसके बाद भी फिर कहाँ चले गए हमारे सीताराम बाबू, जिनको अध्यक्ष बनाए थे। कहा गया था कि कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं बनेगा इस समाज का अध्यक्ष वैश्य महासंघ नेपाल का। मैं आयोजन किया था कार्यक्रम में, मेरे तहत, मेरे डिजाइन के तहत कार्यक्रम में किया था। सब लोग मुझे अध्यक्ष बनाना चाहते थे, मेरा भी भीतर से मन था कि हाँ ठीक है रहेगा, तो राजनीति नहीं होगा तो ये वैश्य लोग हमारे नहीं बनने वाले, हम राजनीतिक लोग हैं इसलिए हम संभालेंगे। वहां विरोध कर दिया लोग, कहा कि ना समाजवादी सामाजिक लोग रहेगा इसका अध्यक्ष। और वो सामाजिक आदमी सीताराम शाह जी, हमारे प्यारे दोस्त, आज कहाँ है पता नहीं। 6 महीने के बाद इलेक्शन हुआ, गजेंद्र बाबू को टिकट से काठमांडू का टिकट थाम लिया और इस संस्था को चकनाचूर कर दिया। शायद अभी कहीं होंगे, पूछ लिया जाए, उन्हें निमंत्रण किया जाना चाहिए था। एक और प्रमाण है जनकपुर वाले अमरनाथ गुप्ता जी, और उनका नाम भी जैसे बहुत गिने गुने लोगों में से हम लोग रखते थे, बहुत प्यार से, बहुत उम्मीद से हम लोग उनको अध्यक्ष बनाए लोग, लेकिन कहाँ पर है संस्था पता नहीं। आज यही संस्था है जो दिलीप चंद साहू नेतृत्व कर रहे हैं, जो हमारे संजीता रोनियार जैसे महिलाओं के आगे बढ़ने का जो हौसला दिया है, विद्वान हमारे जो अन्य संस्थाओं के लोग से जो सहयोग मिला है,
खुशी लगा है। इसलिए साथियों, सिर्फ अब 3 मिनट में मैं और कुछ बात बोलूंगा। कुछ कड़ी बातें होंगी, कुछ जैसे गलत बातें हो सकती हैं, सबके नजर में अच्छी बातें नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन इसको सुन लीजिए। जब हम किसी व्यक्ति या व्यवस्था से वैचारिक या शारीरिक रूप से लड़ते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या व्यवस्था से वैचारिक या शारीरिक रूप से लड़ते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसके जुड़े सभी लोगों और मशीनरी से लड़ रहे होते हैं। अगर आप अपने विचार दे रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, तो जरूर आप एक व्यक्ति मत समझिए, उनके पीछे पीछे बहुत सारी संस्थाएं मशीनरी लगी होती है। इसलिए संभल संभल कर लड़ना चाहिए। मेरे विचार से लड़ने से पहले ये जरूर पता कर लें। अब बोल तो दिए हैं दिलीप चंद जी, लड़िए, लड़ना पड़ेगा। हमारे 45 लाख देश, तो हमारा जो अगर वैश्य समुदाय एक जगह हो जाते हैं, तो हमारे 1 नंबर का देश वहां पर हमारा समाज बन जाएगा। लेकिन लड़ने से पहले जरूर पता कर लें कि आपके पीछे कितने लोग खड़े हुए हैं। यह सारे लोग जो खड़े हैं, या आपके किसी भी कार्यक्रम में आज तक मैंने देखा है, मैं ज्ञानेश्वर के जय भवन में जो मैं 2 मिनट 3 मिनट का मैं भाषण किया था कि अब मेरा वैश्य समाज का लोग जग गया है और मेरा दिलीप चंद साहू आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो कोई बात हुआ, सब लोग बिखर गए, सब कहाँ गए, कोई इधर गए, कोई उधर गए, कोई किधर गए पता नहीं। जो कि मैंने इन्हें पहचान पाया, और हमारे पीछे तो ये कभी थे ही नहीं, न आज है ये समाज। क्यों नहीं है? ये कारण ढूंढता रह गया है। क्यों नहीं है हमारे पीछे ये समाज? मैं भी एक वैश्य का बच्चा हूं ना, मैं पीड़ित हूं उस जगह पर जहां पर हमें पीड़ा देने वाले लोग जातीय हिसाब से जो ब्राह्मण और क्षत्रिय कहलाते हैं, और ब्राह्मण क्षत्रिय के बाद में हो सकता है कि वैश्य के अंदर ही जो यादव जाति के लोग जो हमें प्रताड़न किया, हमारे घर घर में डकैती करवाया, वहां पर जो अपना ग्राम में मैंने कहा कि मैं इस देश का लालू प्रसाद हूं। मैं लालू प्रसाद को बुलाया, तेरे सिद्धांत का मैं लालू प्रसाद हूं, मैं लालू प्रसाद जात से नहीं हूं, सामाजिक न्याय का सिद्धांत का बात करता हूं। तो फिर वो यादव लोग थोड़ा सा दबक गया, क्योंकि लालू के सिद्धांत के हिसाब से मैं इस देश में रामविलास पासवान या कर्पूरी ठाकुर या जयप्रकाश नारायण लोहिया या राम लोहिया या जयप्रकाश नारायण, इन सबों के दृष्टिकोण को मैंने इस देश में लाने का प्रयास किया। बहुत बाद में पता चल गया ये सामाजिक कार्यों के नाम से देख लीजिए हैं हम दांत देते हैं इस संस्था को। यह संस्था जो है नेपाल में शिव संघ मेची से महाकाली का 17 जिला में नहीं हो, लेकिन 22-25 जिला में काम कर रहे हैं। लेकिन किस लिए कर रहे हैं? बार बार दिलीप जी कह रहे हैं कि राजनीति में आइए, आगे आइए, आगे बढ़िए, बार बार समझा रहे हैं लोग कि देयर इज नो पावर विदाउट पॉलिटिक्स। तो फिर मैं तो भाई समझाते समझाते थक गया। 28 वर्ष मेरा जीवनी इस पार्टी को खोल के चला गया, लेकिन सारे के सारे तमाम लोग इधर से उधर किधर किधर भटकते रहे हैं। मुझे पीड़ा होता है उस मंच पर जनकपुर में, जहां पर झूलाघर के प्रांगण में सारे नेपाल भारत के वैश्य लोग खड़े थे, बैठे थे। प्रमुख अतिथि में कार्यक्रम हुआ था रामचंद्र जी का, तो इस पार्टी का पहला आम सभा हुआ था नेपाली जनता दल का चक्का छाप। लेकिन कहां गए हमें पता नहीं लगा। कभी किसी ने कोई गाली तक नहीं देने आया कि क्यों गलत कर रहे हो। ठीक है, मैंने गलत किया, मैं तो इंजीनियर हूँ, मिस्त्री हूँ, मैं तो पॉलिटिकल साइंस तो मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले, कोई और भी जो पीएचडी डॉक्टर पढ़ने वाले हमें गाली तक नहीं देने आए आप लोगों में से कि क्यों गलत काम कर रहे हो। नेपालको पूर्वी भाग मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म लगायत विशेष गरेर तराईको अधिकांश जिल्लामा बसोबास गरेका छौँ, तर हाम्रो पहिचान छैन। हामीलाई एउटा सामान्य नागरिक भनेर सबैले बुझिन्छ, तर यो समाजको नागरिक कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरो हाम्रो शक्ति कसैले हेर्न पाएका छैनौँ, हामीले हेराउन सकेका छैनौँ। यो समाज जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा, राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण फेरबदल गर्ने आँट राख्दछ, क्षमता राख्दछ, तर यो समाजको आज रत्तीभर
कतै यहाँको महत्त्व दिएको छैन। जुन कुरो 24 घण्टाको समयक्रममा हामीले हेर्दा हुन्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा, यो समाजलाई कुन रूपले लिएको छ। आज वैश्य समाज आर्थिक रूपले सम्पन्न छन्, जनसाङ्ख्यिकी रूपले मेचीदेखि महाकालीमा लाग्छ, तराई मधेसका हरेक बजार सहर वैश्य समाजले गर्दा निर्माण भएको छ। तर यो वैश्य समाज एउटा राज्यको राजनीतिक दलको अगाडि एउटा सामान्य भोटर, एउटा सामान्य राज्यको लागि करदाता, चन्दादाता, रोजगारदाताको रूपमा मात्रै परिचित भएका छन्। के यो समाज यतिको लागि मात्रै हो? आज 2078 को जनगणना हुँदैछ। 2078 को जनगणनामा हामीले भनेका छौँ, ज्ञापन पत्र 2 वर्ष अगाडि हामीले बुझाएका थियौँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, राष्ट्रपति कार्यालयमा, राष्ट्रिय योजना आयोगमा, तथ्याङ्क विभागमा हामीलाई पनि क्लस्टरको रूपमा स्थापित गरिदिनुस्। हामी वैश्य समाज एउटा क्लस्टर हो, वैश्य एउटा जातिको रूपमा स्थापित गरिदिनुस्, न कि हामीलाई टुक्रा टुक्रा रूपमा। आज 2068 को जनगणनामा तपाईलाई क्षेत्रीय समाजलाई एउटा जातिको रूपमा हेरिएको छ। त्यहाँ 43,98,000 44 लाखको हाराहारीमा क्षेत्रीय समाज छ। मैले महानिर्देशकसँग कुरा गर्दाखेरि तथ्याङ्क विभागमा क्षेत्रीय त एउटा जाति हो भनेर भन्नुभयो, अनि त्यो भित्रको बस्नेत काकी थापा के हो त, थर हो भन्नुभयो। जब एउटा क्षेत्रीय जाति हो भने ब्राह्मण भित्र तपाईलाई कोइराला पौडेल गरेर 100 को संख्यामा तिनीहरू थर हो, र ब्राह्मणको 32,26,903 जनसङ्ख्या 2068 मा देखाएको छ। त्यो थर चाहिँ के हो? त्यो जाति होइन, ब्राह्मण भनेको हाम्रो जाति हो। यदि वर्णको हिसाबले हामीले ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र यही नै 4 वर्ण। 4 वर्णमा तपाईलाई यदि ब्राह्मण वर्ण जात हो भने, क्षेत्री जात हो भने वैश्य पनि छात हुनुपर्छ। आज हामीलाई यो कुरोको महत्त्वपूर्ण फेजमा छ। हामी अहिले त तपाईलाई 2078 को जनगणनामा घर मुली लागत अहिले कलेक्सन गर्दैछन् राज्यले। कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणकहरू तपाईँ हाम्रो सबै घरमा जान्छन् र घरको डिटेल हामीसँग लिन्छन्। त्यतिखेर अब हामीले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ, अब हामी वैश्य एउटा जाति बन्ने कि हामी टुक्रा टुक्रामा विभक्त हुने। यो आजको उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म बडो आदरका साथ भन्न चाहन्छु र जोरदार रूपमा यो कुरोलाई म उठान गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो पहिचानको अहिले यो 2 महिना भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण समय हो। यो मान्नेमा राष्ट्रिय जनगणनाबाट तपाईहरू अब गणकहरू खटिन्छन्। अब तपाईले आफ्नो पहिचान केमा बनाउने? तपाई एउटा सानो टुक्राको रूपमा उभिने कि एउटा विशाल समाजको जातिको निर्माण गर्ने? यो बहसको विषय हुन आएको छ अहिले। जब यो देशमा ब्राह्मण र क्षेत्री एउटा जाति हो भने, नेवार एउटा जाति हो भने, थारू एउटा जाति हो भने, मुस्लिम एउटा जाति हो भने, यादव एउटा जाति हो भने वैश्य पनि एउटा जाति हुनुपर्छ। 2068 को जनगणनामा सुडी समाजलाई 93,115 देखाएको छ जनसङ्ख्याको रूपमा। तेली समाजलाई 3,69,688 देखाएको छ। तपाईलाई कलवारलाई 1.5 लाख हाराहारी देखाएको छ, कामलाई यतिकै, कुमारलाई बढीलाई यसरी हेराएको छ। र त्यही कुरालाई यहाँ अध्यक्षज्यूका राख्नलाई म यहाँ उपस्थित पनि भएको छु। र हाम्रो रौनिया जसरी भन्नुभयो हाम्रो अध्यक्षजीले, नेपाल वैश्य सङ्घको अध्यक्षजीले, कि रौनियाहरू अरू विभिन्न जातहरू छरिएर रहेको छ र यसलाई एकजुट गर्न उहाँले जुन अभियान चाल्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नेछौँ। हामीहरू जुन 29 जना जात जाति मिलेर बनाएको समूह,
त्यसलाई हामीलाई कमिटी गर्नु धेरै जरुरी छ। त्यसको लागि हामीहरूको सोच, हामीहरूको पहिचान कायम गर्नको लागि आउने यो तथ्याङ्क जुन हाम्रो जनगणना भइरहेछ त्यसमा हामीहरू एउटा त्यो सबैले आफ्नो आफ्नो कानुन, आफ्नो रौनिया लेखेको हुने साइडमा त्यो हाम्रो बेस्ट देख्ने कुरा छ। त्यो सबैले त्यो चिजमा हामीले जोड दिएर त्यो कार्यक्रम गर्नैपर्छ। त्यसै साथमा यो वयस्क समाज अहिले पनि हामीहरू धेरै कमजोर रूपमा रहेका छौँ। त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यसको बारेमा पनि हामीहरू चिन्तन मनन गर्न धेरै जरुरी छ। र रह्यो कुरा तपाईँ जनगणनाको कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, वैश्य लेखौँ ताकि हामी युनाइट हौँ कि हामीले सोचेका छौँ कि साँझ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि पार्टी जसपा लोसपा काङ्ग्रेस जोसुकै होस्, म त भन्छु यिनीहरू सबै दारू हो, लेभल मात्र फरक। तपाईँ आज यहाँ जानुहुन्छ, आज त्यहाँ जानुहुन्छ, तपाईँ हो त रक्सी, ब्रान्ड चेन्ज गर्नुहुन्छ, ब्रान्डले बिक्ला होइन, ब्रान्ड बिक्नुहुन्छ के? नसा त उही हो नि राजनीति, नसा राजनीति नै हो भनेपछि हामी युनाइट हुने नसा राखौँ न। हामी मधेसी भएर वैश्यमै सबैलाई लेखेर हामीलाई चाहिँ एउटा मात्र ऊ राखौँ न, राजनीति छोड, हामी एउटा ऊ राखौँ त पहिला कि हामी युनाइट भइहालौँ त, हामी एकजुट हौँ त, हामीलाई एकजुट हुने नसा राखौँ त। कसरी हामी जित्दो रहेनछौँ? हामीले एकजुट भएर अगाडि बढ्ने हामी यो प्रण लियौँ होइन। अनि हामीले दिलीपजी जुन यो कुरालाई अगाडि बढाउनु भएको छ उहाँलाई हामी सबैजना मिलेर हामी सबै जातिहरू मिलेर सहयोग गरौँ र यसको पछाडि हामी साथ दिउँ। हामी उपस्थित भयौँ, यहाँ हामी हेर्दैछौँ अनुपस्थित धेरैजना हुनुभएको छ। हामी धेरैजनालाई कार्यक्रममा सहभागी हुनलाई हामी आमन्त्रित गर्छौँ, तर उपस्थितिमा हामी न्यून देख्छौँ के? हामी सबैजना साथ दिउँ, अलिकति टाइम हामीले यो कार्यक्रमको लागि पनि दिउँ। त्यसको हामी अरूलाई सहयोग गरौँ र उपस्थित हामी जति पनि छौँ यहाँ सबैजना हामी यो कार्यक्रमको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। और हम लोग के समाज में महिला को अभी भी पुरुष के सरह, पुरुष के लेवल में अभी भी हम लोग नहीं ले पाए हैं। इसीलिए आज मुझे एक और खुशी की बात है। सबसे पहले मैं आज बरादशई, दिवाली और छठ इसकी शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि ये सेलिब्रेशन है, उत्सव है और इसके पीछे हिंदू संस्कृति के पीछे एक गहरी छाप होती है। अब जहां तक रही बात, आज का प्रमुख उद्देश्य है जो आने वाला कार्तिक 25 गते से जनगणना की बात है, उसमें हम क्या वैश्य अपने सामने लिखा पाएंगे? एक चुनौती हम लोग के सामने में अभी तत्काल और बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है, आवश्यकता है। तो मुझे जहां तक मालूम है कि जो जनगणना की जो फॉर्म है जो डेवलप हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या उसमें वैश्य लिखने के लिए कोई कॉलम है कि नहीं है? मुझे डाउट है, क्योंकि अभी प्रश्न ये उठ चुका है कि वैश्य के भीतर विभिन्न उपजाति के नाम पर हम लोग वैश्य कमजोर हो चुके हैं। ये तो सामने में हम लोग सब समझ में आ गई है। तो इसीलिए जो कोई इसमें जानकार व्यक्ति है वे लोग इसको क्लियर करेंगे। मुझे शायद जानकारी नहीं है। क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र करके ये कोई जाति के तौर पे कालांतर में किसी समय में नहीं बांटा गया था, ये कर्म के आधार पे बांटा गया है कि जो लोग विद्या अर्जन करते हैं, खोज अनुसंधान करते हैं, जो दूसरे को बताते हैं उस खोज अनुसंधान को, विद्या को दान करते हैं, उसको ब्राह्मण बोला गया। जो रक्षा, सुरक्षा और रक्षा से जुड़े हुए लोग थे उनको क्षत्रिय बोला गया। जो उत्पादन से जुड़े हुए हैं, विनिमय से जुड़े हुए हैं, व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं लोग, जो उत्पादन करते हैं उसको वैश्य बोला गया। और जो सेवा करते हैं, जो सेवक हैं, उसको हम लोग शूद्र बोले। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए, उसी कोण से देखा जाए तो जो विद्यादान करते हैं अभी के समय में शिक्षक, वो हुए ब्राह्मण। जो पुलिस और आर्मी है वो हो जाएंगे क्षत्रिय। और जो व्यापार करते हैं कोई भी जात का हो वो हो जाएंगे वैश्य। और जो सेवा करते हैं जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, जो सेवक हैं, जो सेवा करते हैं, सर्विस में करते हैं, जॉब करते हैं, वो हो जाएंगे शूद्र। अगर उस परिभाषा को मानते हैं तो फिर भी हम जाति और वर्ण को मानते हैं, उसी अनुसार हमारा सामाजिक व्यवहार भी होता है।
शादी संबंध व्यवहार सब कुछ उसी से चलता है और हमारा संस्कार भी उसी से चलता है। तो आज के डेट में नेपाल का अवस्था में वैश्यों का अवस्था पे चर्चा किया जाए। नेपाल एक 2047 साल से पहले हिंदू धर्म का देश था। आज धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी हिंदू बाहुल्य है यहाँ पे। और ताजुब की बात है कि हमारे जो मधेश के लोग हैं, मधेश में जो वैश्य लोग हैं, मधेश के जो हिंदू हैं उसमें वैश्य लोग हैं, उसका जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और सिर्फ मधेश में ही नहीं, अगर कैलकुलेट करें, जैसे जनगणना में एक कॉलम बनाया जाता है ब्राह्मण, पहाड़, हिल ब्राह्मण, हिल क्षेत्री, अगर उस अनुसार से जो मधेश का वैश्यों का एक एकीकृत रूप दिया जाए, जैसे क्षेत्रीय कोई भी दाहाल, खनाल, नेपाल, कोइराला, कोई भी ब्राह्मण है उसको एक कैटेगरी में एक मुश्त दिया जाता है जनगणना में तथ्यांक विभाग द्वारा। लेकिन वैश्यों को अलग अलग दिया जाता है। यहाँ तक कि अब 12-13 जाति को कोड भी नहीं रखा गया है, अभी सूचीकृत करने के लिए कोडिंग भी नहीं किया गया है, व्यवस्था है। अगर हम लोग को वैश्य को मधेश का, सिर्फ तराई क्षेत्र का मधेश का वैश्य को एक कॉलम बनाया जाए तो 1 नंबर का जाति है नेपाल में, 1 नंबर का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला ग्रुप है तो मधेश का वैश्य समुदाय है। खास गरेर मेरो भनेको मिथिलाको खानपानलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यो सन्दर्भमा म अहिले कुनै 5 स्टारमा एक्जिक्युटिभ सेफ छु र मिथिलाको खानपानलाई अहिले नेपालको राष्ट्रिय खानासम्म पनि लगिसकेको छु।